हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम 15 दिसंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये वो घटनाएं हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के पैटर्न को और हमारे आसपास की दुनिया को समझने का नज़रिया बदल सकती हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ और इसका असली मतलब क्या है। हम इकोनॉमी की उस गोल्डीलॉक्स स्थिति से शुरू करेंगे जिसकी बात हर कोई कर रहा है, और देखेंगे कि क्या ये वाकई उतनी ही सुनहरी है जितनी दिख रही है। चलिए फिर वहीं से शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। हाँ, अब ये सुनने में तो एक छोटा सा आंकड़ा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है। ये कहानी है आत्मविश्वास की। देखिए, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है। जब आरबीआई इसे सस्ता करता है तो वो चाहता है कि बैंक भी आगे ग्राहकों के लिए होम लोन, कार लोन ये सब सस्ते करें, ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और बाजार में पैसा घूमे। एग्जैक्टली। लेकिन आरबीआई ऐसा तभी करता है जब उसे महंगाई का डर न हो। और इस बार तो महंगाई का डर बिल्कुल नहीं दिख रहा। वित्त वर्ष 2026 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये तो कमाल है। और दूसरी तरफ रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से सीधे 7.3% पर पहुंचा दिया गया है। मतलब तेज रफ्तार और कोई महंगाई नहीं। यही तो बात है। और इसी स्थिति को गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये उस कहानी की तरह है जहां सब कुछ जस्ट राइट होता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। इकोनॉमी के लिए ये एक सपने जैसी स्थिति है। सही है। पर यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि इस आत्मविश्वास का आधार क्या है। अच्छा सवाल है। इसका एक बहुत बड़ा आधार है हमारा $686 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार। अच्छा, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो हमें 11 महीने के आयात का खर्चा उठाने की ताकत देता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। ये तो हुई मैक्रो इकोनॉमी की बात, पर जब हम जमीन पर उतरते हैं तो बैंकों की सेहत कैसी है? क्योंकि असली कहानी तो वहीं से पता चलती है। और आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ भी तस्वीर काफी बदली है, काफी ज्यादा बदली है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी जीएनपीए 2.31% पर आ गया है, जो 20 साल का सबसे निचला स्तर है। 20 साल का? जी। इसे आसान भाषा में समझे तो बैंकों के जो कर्ज डूबने का खतरा था वो अब बहुत कम हो गया है। याद कीजिए 2018 में ये 11.46% था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, ये जो जीएनपीए कम हुआ है, क्या ये वाकई कर्ज की वसूली से हुआ है, या फिर बैंकों ने बड़े कर्जों को अपनी किताबों से हटाकर, मतलब राइट ऑफ करके बस आंकड़े सुधार लिए हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये अक्सर उठता भी है। हाँ, देखिए, इसमें दोनों चीजें शामिल होती है, वसूली भी होती है और राइट ऑफ भी। लेकिन जो देखने वाली बात है वो है नेट एनपीए, जो अब सिर्फ 0.52% है। 0.52%? हाँ, इसका मतलब है कि डूबे हुए कर्जों के लिए बैंकों ने अपनी कमाई से जो पैसा अलग रखा है, उसके बाद भी उनकी बैलेंस शीट बहुत साफ सुथरी दिख रही है। ओके। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। वित्त वर्ष 2025 में हमारे बैंकों ने 405 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। क्या बात है। तो जब बैंक इतना मुनाफा कमा रहे हो तो ये दिखाता है कि सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में हो रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर है, और शायद इसीलिए सरकार अब कुछ बड़े नीतिगत फैसले ले रही है। जैसे बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? 100% एफडीआई का मतलब है कि अब कोई भी विदेशी बीमा कंपनी भारत में आकर अपना पूरा ऑपरेशन खुद चला सकती है। इससे दो चीजें होंगी। एक, बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा जिससे हम जैसे लोगों को बेहतर और सस्ते बीमा प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और दूसरा, दो, इस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी और पूंजी आएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भारतीय कंपनियों को अब विश्व स्तरीय कंपनियों से सीधी टक्कर लेनी होगी। सही बात है। और सरकार सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स पर ही नहीं बल्कि छोटे कारीगरों पर भी ध्यान दे रही है। आप पीएम विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी योजना के तहत मोम्स एमएसएमई का अमेज़न के साथ समझौता हुआ है। ये सुनने में तो एक और एमओयू जैसा लगता है, पर इसका असर कितना गहरा हो सकता है? इसका असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक एमओयू नहीं है। सोचिए,
राजस्थान के किसी छोटे से गांव में बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर या बनारस में साड़ी बुनने वाला बुनकर अब अपना सामान सीधे अमेज़न के जरिए अमेरिका या यूरोप में किसी ग्राहक को बेच सकता है। वाह! ये कारीगर पहल टेक्नोलॉजी के जरिए उस बिचौलिए को हटा रही है जो कारीगर की मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाता था। तो ये पारंपरिक कला को वैश्विक बाजार से जोड़ने की एक सच्ची कोशिश है। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था अंदर से मजबूत दिख रही है और सरकार उसे नई दिशा दे रही है, पर दुनिया हमें कैसे देख रही है? क्या वैश्विक मंच पर भी भारत की यही मजबूती नजर आती है? हाँ। इसको समझने का एक तरीका है आर्ट एंड कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स देखना। हाँ, और वो इंडेक्स एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। अच्छा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट एक बार फिर यूएई का है। लगातार 7वें साल। हाँ, लगातार 7वें साल। उनका मोबिलिटी स्कोर 179 है, मतलब 179 देशों में आसान पहुंच। ये तो कमाल है। ये उनकी सालों की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और लगातार किए गए वीजा माफी समझौतों का नतीजा है। और भारत कहाँ है? भारत 67वें स्थान पर है 74 के मोबिलिटी स्कोर के साथ। 67th? पिछले कुछ सालों से बेहतर तो है, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना है। ये 74 का स्कोर असल में क्या बताता है? ये बताता है कि हम 74 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि पासपोर्ट की ताकत सिर्फ घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। ये एक देश की सॉफ्ट पावर, उसके वैश्विक संबंधों और उसकी अर्थव्यवस्था पर दुनिया के भरोसे को भी दिखाता है। सही कहा। हमारी रैंकिंग का धीरे धीरे सुधरना एक अच्छा संकेत है, पर यह हमें बताता है कि अभी भी कई देशों के साथ हमें अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा। और वैश्विक मंच पर हमारी छवि का एक और पैमाना है कि हमारे देश के अंदर समाज की स्थिति कैसी है। बिल्कुल। और इस पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 ने कुछ बहुत ही गंभीर आंकड़े पेश किए हैं। हाँ, ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो टॉप 10% आबादी है, उनके पास देश की कुल आय का 58% हिस्सा है, जबकि नीचे की 50% आबादी को सिर्फ 15% मिलता है। सिर्फ 15%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास का फल सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है महिलाओं की श्रम आय में हिस्सेदारी का, जो सिर्फ 18% है। सिर्फ 18%? इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अगर देश की कुल कमाई 100 रुपए है, तो उसमें से सिर्फ 18 रुपए महिलाओं की मेहनत से आ रहे हैं। ओहो। ये वैश्विक औसत से काफी कम है और दिखाता है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी और उन्हें मिलने वाले वेतन दोनों में भारी असमानता है। तो ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही काफी नहीं है, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ असली चुनौती है। बिल्कुल। इन बड़ी वैश्विक रिपोर्टों के बीच एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण समझौता भारत और लाइबेरिया के बीच भी हुआ है। हाँ, फार्माकोपिया में सहयोग को लेकर। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए, फार्माकोपिया दवाओं की एक रेसिपी बुक की तरह है। रेसिपी बुक? हाँ, ये एक आधिकारिक किताब है जो बताती है कि कोई दवा कैसे बनेगी, उसकी शुद्धता, ताकत और गुणवत्ता के मानक क्या होंगे। अच्छा। इस समझौते के तहत लाइबेरिया अब अपनी दवाओं के लिए भारत की इस रेसिपी बुक यानी इंडियन फार्माकोपिया का इस्तेमाल करेगा। तो ये तो भारत के फार्मा सेक्टर की गुणवत्ता पर एक वैश्विक मुहर है। बिल्कुल। हम सिर्फ दवाएं एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम क्वालिटी का स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी दुनिया में भारत का कद सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बढ़ रहा है। हाँ। और इसका एक और बड़ा सबूत हमें रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से। एक तरफ मलेशिया के साथ अभ्यास हरिमाऊ शक्ति और मालदीव के साथ अभ्यास एक्वेरिन जैसे सैन्य अभ्यास हमारी रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, ये तो अब एक रूटीन जैसा लगने लगा है, जो अपने आप में हमारी ताकत दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है डीआरडीओ की नई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिसी। क्या ये वाकई काम कर रही है? ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। पहले क्या होता था, डीआरडीओ टेक्नोलॉजी बनाता था और उसे सरकारी कंपनियों को देता था, पीएसयूज को। हाँ, अब इस नई नीति के तहत वो अपनी टेक्नोलॉजी प्राइवेट भारतीय कंपनियों को भी दे रहा है। तो इसका मकसद एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम बनाना है? बिल्कुल।
और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जैसे सागर डिफेंस जैसी एक प्राइवेट कंपनी आंध्र प्रदेश में एक स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड बना रही है। अच्छा। ये दिखाता है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स में आगे आ रहा है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसरो का जिक्र तो करना ही होगा। जरूर। 2028 तक चंद्रयान 4 और 5 का लक्ष्य, ये तो बहुत एम्बिशियस लगता है। ये एम्बिशियस है, लेकिन इसरो ने हमें सिखाया है कि वो अपने लक्ष्य पूरे करता है। सही बात है। पर यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग डिटेल है वो है चंद्रयान 5 में जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा का सहयोग। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि इसरो अब सिर्फ एक भरोसेमंद लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा, बल्कि दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियां अब हमें एक बराबर का वैज्ञानिक साझेदार मानती हैं। जो चांद पर जटिल मिशनों में उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। एग्जैक्टली। शानदार। ये तो हुई देश और दुनिया की बड़ी नीतियों और रणनीतियों की बात है। अब जरा उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो आने वाले समय में इन बदलावों को लीड करेंगे। नियुक्तियों की लिस्ट तो लंबी है। हाँ, लेकिन कुछ नाम ध्यान खींचते हैं। बिल्कुल। कॉर्पोरेट जगत में 2 बड़े बदलाव हैं। हेनरिक ब्रॉन कोका कोला के और मिलान नेडेलकोविच BMW के नए CEO बन रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर। हाँ, ये ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स में आने वाले बदलावों का संकेत है। लेकिन जो सबसे अनएक्सपेक्टेड खबर है, कौन सी? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का परप्लेक्सिटी AI में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनना। एक फुटबॉलर और एक AI कंपनी, ये तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि AI अब सिर्फ सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों का विषय नहीं रहा। अच्छा। ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। जब रोनाल्डो जैसा ग्लोबल आइकन किसी AI कंपनी से जुड़ता है तो वो उस टेक्नोलॉजी को करोड़ों आम लोगों तक पहुंचाता है। तो ये AI के मेनस्ट्रीम होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और इसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के तौर पर रोमन गोफमन की नियुक्ति भी बहुत अहम है। हाँ, इसका मिडिल ईस्ट की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। निश्चित तौर पर मोसाद के प्रमुख का बदलना उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और खुफिया समीकरणों को प्रभावित करता है। ये एक ऐसी नियुक्ति है जिस पर दुनिया भर की सरकारें नजर रखेंगी। और इन सब के बीच साल का सबसे बड़ा सम्मान, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। हाँ, इस बार किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक विचार को, एक पूरी जमात को दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को। ये एक बहुत बड़ा बयान है। टाइम मैगजीन कह रही है कि 2025 को किसी राजनेता या किसी CEO ने नहीं, बल्कि जेनसेन हुएंग, सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग जैसे उन लोगों ने परिभाषित किया है जो AI बना रहे हैं। ये इस बात की स्वीकृति है कि टेक्नोलॉजी अब इतिहास की दिशा तय कर रही है। बिल्कुल। और भारत में हम अपने एक पारंपरिक खेल को दुनिया के मंच पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप खो-खो चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं? हाँ, मार्च 2026 में पहली कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए 1983 का वर्ल्ड कप था। सही कहा। जब 24 कॉमनवेल्थ देश आकर आपका खेल खेलेंगे तो उसे एक नई वैश्विक पहचान मिलेगी। ये हमारे देसी खेलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। चलते चलते कुछ राज्य की खबरों और महत्वपूर्ण दिनों पर भी बात कर लेते हैं। हाँ। उत्तराखंड ने मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। ये ई-गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छा कदम लगता है। ये बहुत उपयोगी पहल है। आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है ये जानना कि सरकार की कौन सी योजना उसके लिए है। सही बात है। ये पोर्टल केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को एक जगह लाकर उस जानकारी के अंतर को पाटने की कोशिश कर रहा है। और अंत में हम उन हस्तियों को याद करना चाहेंगे जो हमारे बीच नहीं रहे। पत्रकार प्रफुल्ल गोविंदा बरुआ, जिन्हें पूर्वोत्तर की आवाज माना जाता था, और कर्नाटक के वरिष्ठ नेता शमनुरु शिवशंकरप्पा। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था के आंकड़े, वैश्विक रैंकिंग, रक्षा सौदे और नई नियुक्तियां सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी तस्वीर बनाती है जिसमें भारत एक तरफ मजबूत हो रहा है, लेकिन असमानता जैसी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। और शायद यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। कैसे? हमने टाइम मैगजीन को AI बनाने वालों को साल का हीरो बनाते हुए देखा, लेकिन साथ ही हमने असमानता पर एक गंभीर रिपोर्ट भी देखी। सही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को और तेजी से बदल रही है, शायद आने वाले सालों का सबसे बड़ा सवाल यही होगा। क्या? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इस बदलाव का फायदा कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं, बल्कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे। ये सवाल हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and comment.